जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला जो टॉपिक है ये एक बड़ा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक होने की वजह से हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को दो वीडियो के अंदर, दो क्लासेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कोशिकाओं का वह समूह होती हैं, कोशिकाओं का वह एक थैले के समान एक संरचना होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं। सीधे शब्दों में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने से हार्मोन को स्रावित करती हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले जो अंतःस्रावी ग्रंथि आती है वो आती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में स्थित होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मस्तिष्क में स्थित होती है। इस ग्रंथि को हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब आप कहेंगे हेडमास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मास्टर ग्रंथि कहते हैं वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, और हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनके स्राव को ये नियंत्रित करती है, इसलिए इसे हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनके स्राव को ये कैसे नियंत्रित करती है? तो इसके लिए पीयूष ग्रंथि से इसके लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से पहला हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन या प्रेरक हार्मोन। ये वाला जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इसका मतलब ये है कि जो रिलीजिंग हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को निकलवाता है। खुद तो निकलेगा ही, लेकिन ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को निकलवाएगा। ठीक है, इसलिए इसे रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा है निरोधी हार्मोन या संदमक या इनहिबिटिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को रोकता है, यानी जब पीयूष ग्रंथि से जब ज्यादा मात्रा में हार्मोन निकलता है या जब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलना चाहिए था तब हार्मोन निकलता है, उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा इनहिबिटिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रावण को रोक देता है। ये जो पीयूष ग्रंथि है ये एक बंधुआ मजदूर की तरह हाइपोथैलेमस के नीचे काम करती है। पीयूष ग्रंथि, वैसे तो इससे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन ये मास्टर ग्रंथि है तो हेडमास्टर ग्रंथि कौन सी है? ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस उससे भी तगड़ी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं उन सभी को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। इसके बाद अगली ग्रंथि आती है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इस तरीके से बहुत छोटी संरचना होती है। ये जो पिनियल ग्रंथि है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो है थायराइड ग्रंथि, जो अपन आगे बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर यहाँ पे छेद करेंगे ना, यहाँ पे बीच में जाएंगे तो यहाँ पे पिनियल ग्रंथि आपको देखने के लिए मिलेगी। इस ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन मनुष्य में सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। जैसे क्या होता है कि हमारा सोने और जागने का निश्चित टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। उस टाइम पर ही हम सोते हैं और एक निश्चित टाइम पर हम जाग जाते हैं। तो सोने और जागने का जो नियंत्रण किया जाता है वो मेलाटोनिन नामक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित कर रही है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। मेलाटोनिन नामक हार्मोन की वजह से नींद आ जाती है। बच्चों में क्या होता है कि ये जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन है ये थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा अक्सर वो नींद आती रहती है उनको, क्योंकि पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता रहता है और इस हार्मोन की वजह से बच्चे वो सोते रहते हैं। इसे शरीर की आत्मा भी कहते हैं और इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। मैंने आपको बताया आंख के बीच में पाई जाती है, तो इस वजह से इसे पिनियल ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? तीसरी आंख भी कहते हैं। तेज प्रकाश में ये जो पिनियल ग्रंथि से कम मात्रा में मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है और कम प्रकाश में
तेज प्रकाश में तो कम हार्मोन निकलता है और मंद प्रकाश में अधिक मात्रा में मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। जैसा कि अक्सर आपको देखा होगा कि जब आपको नींद मतलब जैसे आपको उजाले में नींद नहीं आती है, तो इसका कारण ये है कि उजाले के अंदर मेलाटोनिन नामक हार्मोन कम निकलता है और कम निकलने की वजह से नींद कम आती है। जो कि मंद प्रकाश में जैसे ही आप लाइट ऑफ कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, तो मेलाटोनिन नामक उस कंडीशन में ज़्यादा मात्रा में निकलता है पिनियल ग्रंथि से और आपको नींद आ जाती है। यह जननांगों के विकास में देरी करता है। जैसे जननांगों का विकास जैसे पुरुषों के अंदर होते हैं वृषण और मादा के अंदर होते हैं अंडाशय, उनको ये विकसित नहीं होने देता मेलाटोनिन नामक हार्मोन। इस ग्रंथि को मनुष्य आदि काल में निकाल देने से यौवनावस्था जल्दी आ जाती है। यौवनावस्था क्या होती है? यौवनावस्था का मतलब ये है कि इसके अंदर यौवनावस्था के अंदर पुरुष और मादा दोनों के अंदर जो जननांग है वो परिपक्व हो जाते हैं। तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन क्या करता है? जननांगों को विकसित नहीं होने देता। अगर पिनियल ग्रंथि को किसी भी कारण से निकाल दिया जाए किसी भी तरीके से, तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन नहीं होगा, नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से जननांगों को का विकास होने से रोकने के लिए कोई हार्मोन नहीं होगा, जिससे जननांगों का विकास समय से पहले हो जाएगा। और जननांगों का विकास समय से पहले होने की वजह से यौवनावस्था कैसे आ जाएगी? समय से पहले आ जाएगी। तो ये जो पिनियल ग्रंथि है, इसकी से जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, ये जननांगों के विकास में देरी करता है। और अगर इस ग्रंथि को शरीर से किसी भी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए तो यौवनावस्था यानी जो जनन अंग है वो जल्दी विकसित हो जाते हैं, समय से पहले आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं यौवनावस्था के। जन्मांध शिशुओं में तथा तीव्र प्रकाश में रहने वाले बच्चों में इस हार्मोन की कमी से यौवनावस्था शीघ्र आ जाती है। यानी जो बच्चे जन्म से अंधे होते हैं, अब जो बच्चे अंधे हैं उनमें तो ये जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। अब कम मात्रा में स्रावित होने की वजह से उनके जो जननांग है वो जल्दी विकसित हो जाते हैं, यौवनावस्था जल्दी आ जाती है। और तीव्र प्रकाश में रहने वाले बच्चों में भी ऐसा ही होता है। ये जो ग्रंथि है ये 7 से 8 वर्ष की उम्र में 7 से 8 वर्ष की उम्र में नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। यानी बच्चों के अंदर जो पिनियल ग्रंथि है वो अभी विकसित होती है और 14 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें पिनियल ग्रंथि होती ही नहीं है, पिनियल ग्रंथि नष्ट हो जाती है। 14 वर्ष की उम्र में तो ये पिनियल ग्रंथि पूरी खत्म हो जाती है और जब ये वहाँ से पूरी समाप्त हो जाती है तो उस जगह पर कुछ संयोजी ऊतक और कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ कण वहाँ पर जमा हो जाते हैं और इन सभी को सम्मिलित रूप से कहते हैं मस्तिष्क की रेत कहते हैं या ब्रेन सैंड कहते हैं। यानी बच्चों के अंदर पिनियल ग्रंथि वो अधिक विकसित होती है, जिससे उनमें ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकलता है, हार्मोन की वजह से उन्हें नींद भी तेज आती है, ज़्यादा आती है। इसके बाद अगली ग्रंथि आती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ये जो पिनियल ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि का एक और नाम है अवटु ग्रंथि। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये एच आकार की होती है और हमारे ये जो गला है या गले के अंदर ये जो श्वास नली है इसके दोनों साइड में पाई जाती है। बीच से होकर श्वास नली होकर जाती है और दोनों साइड में ये इसकी दोनों जो पालियां हैं वो पाई जाती हैं। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके द्वारा 3 हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्रंथि के द्वारा 3 हार्मोन निकलते हैं और 3 हार्मोनों से पहला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का एक और नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन या T4 हार्मोन भी कैसे कहते हैं इसे। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन और टायरोसिन की जरूरत होती है और ये हार्मोन क्या करता है? हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन के दर को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है और हमारे शरीर में जो भी उपापचय क्रियाएं होती हैं जैसे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, जैसे भोजन का पाचन, शोषण दर है, हार्ट बीट है, जितनी भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है? थायरोक्सिन हार्मोन, टेट्राआइडोथायरोनिन या T4 हार्मोन बढ़ा देता है। ठीक है भाई साहब, चलते हैं अगली नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा हार्मोन है ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसे T3 हार्मोन भी कहते हैं। अब T3 हार्मोन तो कहते हैं लेकिन ये T4 हार्मोन की तुलना में थोड़ा शक्तिशाली होता है। ये कम मात्रा में निकलता है, T4 हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन T3 हार्मोन है वो कम मात्रा में निकलता है लेकिन पावरफुल ज़्यादा होता है। और इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए
आयोडीन और टायरोसिन दोनों की जरूरत होती है, लेकिन T3 हार्मोन के निर्माण के लिए केवल आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये T4 हार्मोन की तुलना में अत्यधिक सक्रिय और शक्तिशाली होता है। इसके बाद तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ज़्यादा कुछ नहीं करता। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि की जो सी कोशिकाएं होती हैं, सी सेल्स होती हैं, उनके द्वारा इस हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और अगर अपन याद कैसे रखेंगे कि कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये जो सी कोशिकाएं थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती हैं, और सी इसमें है और सी इसमें है, तो दोनों में सी होने की वजह से ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित कुछ रोग हैं, जिसमें से पहला रोग आता है अवटुमानवता या जड़ मानवता। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेटिनिज्म। ये जो रोग है ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। बच्चों में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चे मतलब चिड़चिड़े से रहते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, वो एक जगह बैठे रहते हैं, सुस्त रहते हैं, किसी से बोलते चालते नहीं हैं, उनमें जननांगों का विकास नहीं हो पाता, वो जनरल रूप से असक्षम होते हैं, ठीक है, वो ठीक है, उनमें स्पर्म्स का निर्माण नहीं हो पाता है, और बच्चों के जो महिला होती हैं या जो फीमेल होता है उसके अंदर एग्स का निर्माण नहीं होता है इस हार्मोन, इस क्रेटिनिज्म रोग की वजह से। और ये वाला जो रोग है ये रोग होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से, बच्चों में होता है अक्सर ये वाला रोग। दूसरा रोग आ जाता है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा जो रोग है ये बड़ों के अंदर होता है, और ये वाला रोग भी थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। अब इसमें भी वही है, इसमें क्रेटिनिज्म के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वही मिक्सिडीमा के अंदर पाए जाते हैं, जैसे जननांगों का विकास नहीं होना, चिड़चिड़ा होना, बालों का झड़ना, सुस्त रहना, किसी से बोलना चालना नहीं, तो ये मिक्सिडीमा रोग के लक्षण हैं। अंतर इतना है कि ये केवल बड़ों के अंदर होता है और जड़ मानव का जो रोग है वो बच्चों के अंदर होता है, दोनों बस इतना अंतर है। तीसरा रोग है घेंगा या गोइटर रोग या गलगंड रोग कहते हैं। ये जो रोग है भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। अब आयोडीन की कमी से क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से हमारा जो गला है वो सूजकर फूल जाता है। ऐसा कई लोगों का जो गला है ऐसा फूल जाता है, आपने देखा होगा। जैसे जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, उनमें ये गोइटर रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो पहाड़ी जो पानी होता है उसके अंदर आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी होने की वजह से उनमें थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें गलगंड, गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। इसके बाद है अगला रोग है हाशिमोटो का रोग। अब ये हाशिमोटो का रोग क्या होता है, आपने पहली बार नाम सुना होगा। हाशिमोटो के रोग में क्या होता है कि जैसे जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं। पहले ज़माने में लेते होंगे दवाइयाँ लेते थे, तो दवाइयाँ जो शरीर में लेते थे तो हमारा शरीर उन दवाइयों को एंटीजन के रूप में देखता था, और उन एंटीजनों को मारने के लिए वो बॉडी में, हमारे शरीर में ही एंटीबॉडी बनाता था, और एंटीबॉडी बनाकर वो जो एंटीबॉडी है वो हमारे थायराइड ग्रंथि पर अटैक कर देती थी, और थायराइड ग्रंथि पर अटैक करके उसको नष्ट कर देती थी। अब थायराइड ग्रंथि पर अटैक की वजह से थायराइड ग्रंथि नष्ट होना शुरू हो जाती, इसलिए इस रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं, इसे स्वप्रतिरक्षक रोग भी कहते हैं। इसके बाद अगली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। जब थायराइड ग्रंथि को उल्टा करके देखेंगे, जैसे ये थायराइड ग्रंथि है इस तरीके से, इसे उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बगल वाला डायग्राम है, ये बगल वाला डायग्राम है, ये पैराथायराइड ग्रंथि, ये 1 2 3 4 पैराथायराइड ग्रंथि संख्या में 4 होती हैं, और थायराइड ग्रंथि की हर एक लोब पर 2 पाई जाती हैं। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं कि पक्ष सतह पर स्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर प्रत्येक में 1 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लोब पर 2 पैराथायराइड ग्रंथि होती है, संख्या में टोटल 4 होती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। जैसे थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, ऐसे पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन निकाला जाता है, पैराथायराइड, और इसे कॉपिन हार्मोन भी कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन को इसका एक और नाम क्या है, कॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। जब
इस हार्मोन का स्राव कम मात्रा में होता है। जब पैराथायराइड हार्मोन हमारी पैराथायराइड ग्रंथि से कम मात्रा में निकलता है तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो हमारी किडनी है, किडनी जब रक्त को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, तो वो जो कैल्शियम है वो किडनी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और किडनी के अंदर जब कैल्शियम जमा होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में किडनी के अंदर स्टोन या पथरी बन जाती है। तो यह रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट आयन का नियंत्रण करता है। यह विटामिन डी के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये विटामिन डी का निर्माण में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। विटामिन डी के निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ये कैल्शियम आयनों की अधिकता से वृक्कों में पथरी बनने लगती है। मैंने आपको बता दी, पथरी बन जाती है पैराथायराइड हार्मोन की कमी से। इसके बाद अगली ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हमारे चेस्ट यानी वक्ष में पाई जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दो फेफड़े बने हुए हैं और फेफड़ों के बीच में ये श्वास नली है। श्वास नली के दोनों साइड में ये हमारी थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन निकलता है और ये जो थाइमस ग्रंथि है ये बच्चों के अंदर अधिक विकसित होती है और जैसे समय के साथ इंसान बड़ा होता जाता है थाइमस ग्रंथि छोटी होती चली जाती है। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है वो बच्चों में अधिक थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब पूरी होती है। इसलिए जो बच्चों की प्रतिरक्षा होती है वो थोड़ी मजबूत ज़्यादा होती है, थोड़ा ज़्यादा आसानी से बीमार नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, सर्दियों में एक बनियान से डोलते रहते हैं, चड्डी से डोलते रहते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होते। उसका मेन कारण ये है कि उनके अंदर जो थाइमस ग्रंथि है उसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जिससे जो प्रतिरक्षा करता है रोगों को होने से बचाता है थाइमोसिन हार्मोन। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं थाइमस ग्रंथि कमजोर होती जाती है और बुढ़ापे में आ गई है, नष्ट हो जाती है। जिससे जो वृद्ध व्यक्ति होती है उनकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो थाइमस ग्रंथि है वो टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र है। टी लिम्फोसाइट का, तो टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र है। आप बोलेंगे टी लिम्फोसाइट क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शरीर में WBC पाई जाती है, तो WBC में से एक प्रकार, WBC 5 प्रकार की होती है, जिसमें से एक प्रकार है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करती है? हमारे शरीर में जितने भी रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। और टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण यानी इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? वो होती है थाइमस ग्रंथि के अंदर। तो थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन कहलाता है। इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का अंग है, तो प्रतिरक्षा करती है, अपन जानते हैं, तथा टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमोसिन का अपघटन होने लगता है, टूटने लगती है, नष्ट होने लगती है। फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन, थाइमोसिन कम होने लग जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में जो प्रतिरक्षा है, तो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो बस इस वीडियो में बस अपन यहीं तक बात करेंगे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप इस टॉपिक का अगला वीडियो और चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें कि पार्ट 2, तो मैं उस वीडियो को भी आपके लिए बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।